हेलो डियर स्टूडेंट्स, नवदीप्स मैथ्स हब में आपका स्वागत है। तो देखिए प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो थी, कि अपने आज से 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स है एनसीईआरटी वाला, वो मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और सभी बोर्ड्स के लिए यूज़फुल है, चाहे वो सीबीएसई, आरबीएसई या आप किसी भी स्टेट बोर्ड को ले लो, तो सभी में ये वाला जो मैथमेटिक्स है ये काम आएगा। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से। और चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है वो आपके पास है रियल नंबर्स। ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर्स। तो रियल नंबर जो चैप्टर है, इस चैप्टर में देखो कुछ डेफिनेशंस हैं। वो डेफिनेशंस आपको डायरेक्ट नहीं दी हुई है आपकी बुक में, लेकिन वो जो वर्डिंग है उन डेफिनेशंस की वो काम आएगी, हर जगह काम आएगी। तो हो सकता है ये वाली जो डेफिनेशंस है ये आपने पढ़ी हो, लेकिन एक बार फिर से अपने इनको रिपीट करते हैं इन डेफिनेशंस को। तो ये वाली डेफिनेशंस कौन सी हैं वो आपके सामने हैं कि देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कि इन मैथमेटिक्स वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। कि मैथमेटिक्स में अपने क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स का यूज करते हैं। और दिस चैप्टर हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ नंबर्स आर क्लासिफाइड। देखो जो ये नंबर्स होते हैं जिनको आप नंबर्स बोलते हो, ये नंबर्स क्लासिफाइड है, मतलब ये इनको क्लासिफाई किया हुआ है, अलग अलग कैटेगरी में बांटा हुआ है। ठीक है, तो ये वाले नंबर्स कैसे कैटेगरी में बंटे हुए हैं, किस प्रकार से, वो अपने देखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला नंबर आता है वो आता है नेचुरल नंबर का। तो देखो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जिनको नेचर ने बनाया है। ठीक है, नेचर ने किसको बनाया है? नेचर में अपने जब भी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो वो वन से करते हैं। हालांकि देखो आप सोचोगे कि सर जीरो, तो जीरो भी, जीरो से आप कभी स्टार्ट करते हो? कि मान लो आपके पास कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे मान लो 5 थिंग्स, आपके पास 5 चीज़ें हैं, तो आप स्टार्ट कहाँ से करोगे? वन से करोगे ना। तो वही चीज़ है कि जो नेचर ने बनाए हुए नंबर है उनको नेचुरल नंबर्स बोल देते हैं। और नेचुरल नंबर का जो सिंबल होता है इसको एन से भी लिख देते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, और दीज आर काउंटिंग नंबर्स। ये जो नंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स होते हैं, मतलब इनकी हेल्प से आप क्या करते हो? काउंटिंग करते हो। और एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल्स में सबसे मेन चीज़ यही है कि ये वाले जो नंबर्स हैं ये वन से स्टार्ट होते हैं, और वन से लेके और आगे कहाँ तक जाते हैं? ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर पॉइंट मेंशन किया हुआ है कि दे स्टार्ट फ्रॉम वन एंड गो ऑन इनफाइनाइटली। मतलब कि इनफाइनाइट मतलब इनकी काउंटिंग नहीं है कि कहाँ जाके रुके, ये इनफाइनाइट तक ये चले जाते हैं। ठीक है, तो इन नंबर्स को अपने क्या बोल देते हैं? नेचुरल नंबर बोल देते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखो अपने पास जो नंबर है वो नंबर्स अपने पास आते हैं होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स, और होल नंबर्स को अपने डब्लू से लिखते हैं। तो होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में क्या फ़र्क है? कि दीज इंक्लूड ऑल नेचुरल नंबर्स अलोंग विद ज़ीरो। मतलब कि इसमें नेचुरल नंबर तो आएंगे ही आएंगे सारे, लेकिन और क्या ऐड हो जाएगा इसमें? जीरो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाले जो नंबर्स है होल नंबर्स, ये जीरो से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 4, और कहाँ तक जाएंगे? आगे इनफाइनाइट तक जाएंगे। मतलब इनकी काउंटिंग पूरी फिक्स नहीं है कि कितनी फुल काउंटिंग होगी इनकी। ठीक है, और पॉइंट यहाँ पर मेनली क्या है कि डिफरेंस फ्रॉम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से क्या डिफरेंस है इन नंबर्स में? कि होल नंबर्स इंक्लूड जीरो बट नेचुरल नंबर्स डू नॉट। कि होल नंबर्स क्या करते हैं? जीरो को इंक्लूड करते हैं, बट जो नेचुरल नंबर होते हैं वो जीरो को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर और होल नंबर में मुझे उम्मीद आपको फ़र्क पता लग गया होगा कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं, ये जीरो से स्टार्ट होंगे। और जो होल नंबर्स हैं वो का सॉरी जो नेचुरल नंबर है वो एक से स्टार्ट होंगे, और होल नंबर्स हैं वो जीरो से स्टार्ट होंगे। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया था, नेचुरल नंबर वन से और होल नंबर जीरो से स्टार्ट होंगे। फिर देखो उसके बाद जो नंबर्स आते हैं वो नंबर्स आते हैं आपके पास इंटीजर्स। तो देखो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स कि दीज इंक्लूड पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड ज़ीरो। तो देखो नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट हुआ था, होल नंबर ज़ीरो से स्टार्ट हुआ था। अब इसमें और क्या ऐड हो गया? इसमें ऐड हो गया नेगेटिव नंबर्स।
उसमें सारे नंबर्स कैसे थे? पॉजिटिव थे, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स भी क्या हो गए हैं? यहाँ पर इंक्लूड हो गए हैं। तो मतलब कि देखो 0, 1, 2, 3 ये तो थे ही। अब इससे उल्टा चलो, रिवर्स चलो तो -1, -2, -3 ये सारे भी क्या होंगे? इसमें इंक्लूड होंगे। मतलब इसमें सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स और साथ में क्या है? 0, ये सारे क्या होंगे? इंक्लूड होंगे। इनको अपने बोल देते हैं इंटीजर्स। और इंटीजर्स की खासियत क्या है? कि इंटीजर्स एक्सटेंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ 0, कि ये जो इंटीजर्स होते हैं ये 0 के बोथ साइड क्या होते हैं? एक्सटेंड होते हैं। मतलब आप 0 के इस साइड जाओगे तो पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से, और अगर 0 के आप इस साइड जाओगे तो यहाँ -1, -2, -3 इस तरीके से -4 ये वाले नंबर्स क्या होंगे? एक्सटेंड होते जाएंगे। मतलब 0 के दोनों साइड ये वाले नंबर क्या होते हैं? चलते हैं। इनको अपने बोल देते हैं इंटीजर्स। ठीक है, उम्मीद है आपको इंटीजर्स समझ में आ गए होंगे, इंटीजर्स क्या होते हैं। अब इंटीजर्स के बाद मेन जो बात आती है वो आती है रैशनल नंबर्स, जिसको क्यू से शो करते हैं। रैशनल नंबर्स को अपने किससे शो करते हैं? क्यू से शो करते हैं। तो रैशनल नंबर्स की जो डेफिनेशन है ये आपको याद रखनी है, और ये जो डेफिनेशन है ये आप इम्पोर्टेंट भी लगा लो इसको, क्योंकि ये बहुत जगह काम आती है रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन। तो नंबर्स क्या है? कि नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। मतलब इसको आप पी डिवाइड बाई क्या लिख सकते हो? क्यू। तो ये पी और क्यू यहाँ पर दोनों क्या होंगे? नंबर्स ही होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। अब ये कह रहा है कि वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो क्यू है यहाँ पर कंडीशन है पी अपॉन क्यू होगा, लेकिन क्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ये इन्होंने कहा है। ठीक है, क्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकता। हाँ, अब आप कहोगे कि सर पी हो सकता है, तो पी 0 के इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि P और Q दोनों इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन इंटीजर में 0 को हटाना पड़ेगा। किसके लिए? Q के लिए हटाना पड़ेगा आपको। P 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं हो सकता। अब Q 0 क्यों नहीं हो सकता? उसका रीज़न देखो क्या है, कि अगर मैं कोई नंबर लिखूँ 2 और अपॉन में 0 लिख दूँ, तो 2 अपॉन 0 यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट लिख देते हैं इसको, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। ये क्या होता है कि ये जो आपके पास क्या होता है? नॉट डिफाइंड, ये डिफाइन नहीं होता आपके पास, कि इसको अपने बता नहीं सकते भी क्या रिजल्ट आएगा। क्योंकि देखो 2 अपॉन 0 को क्यों नहीं बता सकते? वो भी देख लो, आपके मन में आ रहा होगा कि सर 2 अपॉन 0 को कैसे नहीं। कि देखो किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे, तो मान लो 0 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आ जाएगा? आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लाई क्या आता है? 0 ही आता है। तो अब देखो 0 को डिवाइड करेंगे, तो अगर मैं यहाँ पर रिजल्ट को लिख दूँ 5, कि 0 को 2 से डिवाइड किया 5 आ गया। ठीक है, तो अब आप कहोगे कि सर कैसे? तो अब आप देखो, अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ 2 इज इक्वल टू 0 इंटू 5, तो ये क्या आ जाएगा? 0। तो अब ये डिफाइन हो गया क्या? एक एक साइड 2 आ गया, एक साइड 0 आ गया। तो मतलब कि ये जो 2/0 है इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, इसका रिजल्ट आप नहीं बता सकते। डिफाइन करने का मतलब ये है कि इसका आप रिजल्ट नहीं बता सकते भी, इसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, ये नॉट डिफाइंड है आपके पास, तो इसको नॉट डिफाइन अपने यहाँ पर बोलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको रैशनल नंबर समझ में आ गया होगा। रैशनल नंबर में 2 बातें आपको याद रखनी है। पहली बात आपके पास क्या है कि P बाई क्यू की फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी बात है Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे आपके पास ये एग्जांपल है कि 1/2 है जो आपके पास, ठीक है, और इसको जब अपने डिवाइड करते हैं तो ये 0.5 आता है आपके पास। तो ये एक रैशनल नंबर है, Q 0 के इक्वल नहीं है। ऐसे ही -3/4 है, तो इसको जब आप डिवाइड करते हैं तो वो 0.75 आता है आपके पास माइनस का। तो ये भी एक रैशनल नंबर है। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर नीचे, कि एवरी इंटीजर इज आल्सो ए रैशनल नंबर, कि हर एक जो इंटीजर है वो रैशनल नंबर के इक्वल होता है। अब इस लाइन का मतलब समझो, रैशनल नंबर के इक्वल कैसे होता है। जैसे आप कहोगे कि सर जैसे मैंने लिख दिया 5, तो सर आप कहोगे कि सर ये तो P/Q की फॉर्म में है ही नहीं, तो आप इसको रैशनल नंबर कैसे बोल सकते हो? 5 तो 5 ही है। तो अब 5 को मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ 5/1,
क्योंकि ये जो 1 है ये हर एक नंबर के अपॉन में छुपा हुआ है, क्योंकि 1 से अगर किसी नंबर को डिवाइड करें तो वो वापस में क्या आ जाता है, वही नंबर आ जाता है। तो 5 को मैंने लिख दिया 5/1, 5/1 लिख दिया। तो अब 5/1 किसकी फॉर्म में हो गया, p/q की फॉर्म में हो गया। और q यहाँ पर 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, q नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब q की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो इसका मतलब p/q की फॉर्म में भी और q नॉट इक्वल टू 0 भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो 5/1 है वो रैशनल नंबर है, या 5 जो डायरेक्ट है वो रैशनल नंबर है। तो जितने भी इंटीजर हैं, चाहे आप -3 लिखो जैसे, तो -3 को भी मैं -3/1 लिख सकता हूँ, तो ये भी p/q की फॉर्म में आ गया। तो जितने भी इंटीजर हैं वो सारे क्या हैं, रैशनल नंबर आपके पास हैं। समझ आ गई होगी ये बात, मुझे लगता है। अब इसके बाद आता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं वो देखो आप। तो देखो इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर्स दैट नेट नोट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, कि वो नंबर्स जिसको आप p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो उनको क्या बोल देते हैं, इरेशनल नंबर बोल देते हैं। चलो ये डेफिनेशन तो एक हो गई, लेकिन ये डेफिनेशन पूरी तरह से इरेशनल नंबर को डिफाइन नहीं करती है। अब डिफाइन क्या करता है, वो आगे वाला पॉइंट डिफाइन करता है कि देयर डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, कि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपके पास क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। अब आप समझो कि रैशनल और इरेशनल में फ़र्क क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये खाली पेज है अपने पास, यहाँ पर देख लेते हैं अपने कि रैशनल और इरेशनल में, कि जैसे आपके पास रैशनल नंबर मैंने बताया था कि जैसे मान लो 1/3 है, ठीक है। तो 1/3 को जब आप डिवाइड करोगे तो मुझे उम्मीद आपको आता होगा, तो ये 0.3333 ऐसे चलता रहेगा। कैसे इसको डिवाइड कैसे करते होते हैं, जैसे 1 लिखा, 3 लिखा, 1 के साथ कुछ नहीं है तो 0 यहाँ पर पॉइंट लगाया तो यहाँ पर 0 लग गया, तो पहले 3 पर जाएगा, 3 पर गया तो 1 रह गया, पॉइंट लगा हुआ है तो ऑटोमेटिक 0 लग जाता है, फिर 3 पर जाएगा, फिर सॉरी यहाँ पर 3 नहीं 9 आएगा, और यहाँ पर फिर से 1 आ गया, यहाँ से 0 लग गया, फिर से 3 पर जाएगा। तो ऐसे ये लगातार चलता जाएगा। तो अब आप ये चीज़ देखो कि यहाँ पर जो 3 है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है ना, ठीक है। अब अगर जैसे मैंने आपको 1/2 बताया था, तो 1/2 का जो डेसिमल में एक्सप्रेशन होता है वो 0.5 होता है, 0.5 या 0.50 आप लिख सकते हो बस, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो डिवाइड है ये खत्म हो जाता है, इससे आगे नहीं चलता। ऐसे ही 3/4 का अगर मैं लिखूं तो वो 0.75 होता है, 3/4 का जो डिवाइड होता है। तो ये वाले या तो ये रिपीटेड, और या यहाँ पर ये क्या है आपके पास, जैसे इसमें क्या था आपके पास, जो इरेशनल नंबर थे, इसमें दो इसमें टर्म यूज की हुई है कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग होते हैं, ये वाले नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। लेकिन जो आपके पास रैशनल नंबर होंगे वो एक तो रिपीटिंग होंगे, ठीक है, और एक वो क्या होंगे, टर्मिनेटेड होंगे। टर्मिनेट का मतलब वो खत्म हो जाएगा, मतलब जब आप उसको डिवाइड करोगे तो एक मतलब रिजल्ट के बाद वो खत्म हो जाएगी, जैसे 0.75 यहाँ पर ये वाला डिवाइड खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म हो जाएगा, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं अपने 3 को 4 से। जैसे यहाँ पर 0 पॉइंट लगाया, यहाँ पर 0 आ गई, 4 को 7 पर गया, यहाँ पर 28 आया, 2 बचा, फिर 0 लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है। तो 4 इंटू 5 क्या आ गया, यहाँ पर 20 आ गया, और ये यहाँ पर क्या हो गया, जो डिवाइड है ख़त्म हो गया है। इसका मतलब इसको बोल देते हैं, जहाँ पर डिवाइड 0 आ जाए, ख़त्म हो जाए, उसको बोल देते हैं टर्मिनेटिंग। तो जो रिपीटेड होता है और टर्मिनेटेड होता है, टर्मिनेटेड, ठीक है, जो टर्म रिपीटेड और टर्मिनेटेड होती है उसको अपने बोल देते हैं रैशनल नंबर। और जो नॉन रिपीटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटेड होता है उसको अपने क्या बोल देते हैं, इरेशनल नंबर यहाँ पर बोल देते हैं। अब आप कहोगे देखो रैशनल नंबर, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इरेशनल नंबर की ओर अपने चलते हैं कि इरेशनल नंबर कैसे डिफाइन होता है, क्या होता है इरेशनल नंबर जो होता है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर पर देखो
इर्रेशनल नंबर में आता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। जैसे कि आपको एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, √2, √3 और पाई। √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.414, ऐसे करके आगे चलती जाती है। आप √2 कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, साइंटिफिक कैलकुलेटर से। तो उसमें ये जो 414 आ गए ना, ये दोबारा रिपीट नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। ये लगातार चलता जाएगा, आगे नई टर्म 2, 3, 5, 8, 6 कुछ भी हो सकता है, चलता जाएगा, लेकिन रिपीट नहीं होगी टर्म ये वाली। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगा, रिपीट नहीं होगा एक तो, और टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब इसका एंड नहीं होगा कहीं पे। जब आप इसका डिवाइड मतलब रिजल्ट निकालोगे ना, उस रिजल्ट का कहीं एंड नहीं होगा। अब पाई यहाँ पर क्या है, पाई की वैल्यू वैसे आप 3.14 पढ़ते हो, लेकिन ये एंड नहीं होती है, ठीक है। तो पाई यहाँ पर इरेशनल नंबर है, लेकिन पाई की वैल्यू आपने अगर मान लो 9th क्लास में पढ़ी हो तो वो 22/7 होती है। तो ये दोनों वैल्यू एग्जैक्ट इक्वल नहीं होती, ये चीज़ आप याद रखना। हाँ, इक्वल लेते हैं अपने, लेकिन एग्जैक्ट इक्वल नहीं होती हैं, थोड़ी सी वैल्यू में डिफरेंस आता है। क्योंकि जो 22/7 है, इसमें इसका जो रिजल्ट आता है वो आपके पास टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आता है, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आता है। टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो रिपीटिंग आपके पास आएगा, रिपीट रिपीट होगा ये वाला, लेकिन पाई का रिजल्ट रिपीट नहीं होता। तो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि देखो पाई जो होता है वो एक इरेशनल नंबर है, लेकिन 22/7 क्योंकि ये p/q की फॉर्म में और q नॉट इक्वल टू 0 आपके पास, तो 22/7 यहाँ पर क्या है आपके पास, रैशनल नंबर है। पाई इरेशनल और 22/7 आपके पास रैशनल नंबर है। तो रैशनल और इरेशनल आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने रियल नंबर्स पर। देखो मैंने रैशनल और इरेशनल आपको इतने डीपली क्यों बताया, वो आपको अब समझ में आ जाएगा। देखो रियल नंबर्स क्या होते हैं आपके पास, कि ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर आर कॉल्ड रियल नंबर्स। मतलब जितने भी रैशनल नंबर्स हैं और इरेशनल नंबर्स हैं, वो आपके पास उन दोनों का सम मतलब कि रैशनल और इरेशनल दोनों मिल के क्या बनाते हैं, रियल नंबर्स बनाते हैं। जितने भी रैशनल है, जितने भी इरेशनल है, दोनों को कंबाइन करो और दोनों से क्या बन जाएगा आपके पास, रियल नंबर्स बन जाएगा, ठीक है। तो इनको बोल देते हैं अपने रियल नंबर्स, रैशनल इरेशनल। तो देखो अगर मैं आपको कहूं कि √3 है जो आपके पास, वो रियल नंबर है, रियल होगा। रैशनल होगा, रैशनल रैशनल नहीं होगा। इरेशनल होगा, हाँ इरेशनल, ये क्या हो जाएगा, होगा। रियल भी होगा, इरेशनल भी होगा, लेकिन रैशनल नहीं होगा, ठीक है। तो जितने भी आपके पास रैशनल और इरेशनल नंबर्स हैं, उन सब को अपने क्या बोल देते हैं, यहाँ पर रियल नंबर्स बोल देते हैं, जो कि आपका चैप्टर है। अब नेक्स्ट देखो, चैप्टर आपका स्टार्ट होता है यहाँ से, और इसको आपको देखो, मैंने टॉपिक का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। और आगे मैंने लिखा हुआ है मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब कि ये थ्योरम अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा तो ये थ्योरम आपको पक्का ही मिलेगी। अब ये थ्योरम क्या है, ठीक है, ये थ्योरम आपको क्या बताती है, ये थ्योरम आपको बताती है कि स्टेटमेंट इसका क्या है, कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। अब देखो आप कहोगे कि सर कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो देखो सबसे पहले इनको आपको समझना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर एक आपको बताता हूँ। सबसे पहले कंपोजिट और प्राइम नंबर के बारे में अपने समझते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स वे वाले नंबर्स होते हैं, ध्यान से सुनना, वो वाले नंबर्स जिसमें या तो 1 का डिवाइड जाए या उसका खुद का डिवाइड जाए। मतलब प्राइम नंबर्स दो ही नंबर से डिवाइड होते हैं, दो से, या तो वो 1 से डिवाइड होंगे या खुद से डिवाइड होंगे। कैसे, जैसे कि मान लो आपको लिख दिया मैंने 5, तो 5 को जब अपने 1 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 5 को अगर मैं इसी नंबर से डिवाइड कर दूंगा 5 से, तो वो 1 आ जाएगा।
पूरा जो डिवाइड है वो 2 ही नंबर से जाता है, 1 और 5 से। इसके अलावा 5 के नीचे आप 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 7 लिखो, 10 लिखो, 5 है वो पूरा डिवाइड नहीं जाएगा, डेसिमल में आएगा ही आएगा आंसर। कि 5 बाय मान लो 2 लिख दिया, कि आप कहोगे कि सर देखो 5/2 2.5 आ तो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपके पास 2.5 डेसिमल में आ रहा है, लेकिन वो डेसिमल में नहीं आना चाहिए, पूरा डिवाइड होना चाहिए, कंप्लीट नंबर होना चाहिए, यहाँ पर पॉइंट वाला नंबर नहीं होना चाहिए। तो इन नंबर्स को अपने क्या बोल देते हैं, प्राइम नंबर्स बोल देते हैं, कि जो या तो क्या हो, खुद को इटसेल्फ से डिवाइड हो, ठीक है, इटसेल्फ से डिवाइड हो, या फिर 1 से डिवाइड हो। इन दोनों से डिवाइड जो होने वाले नंबर्स हैं उनको अपने प्राइम नंबर्स बोल देते हैं। और कुछ प्राइम नंबर्स मैं आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ कि जो प्राइम नंबर्स अपने काम आते हैं। मतलब प्राइम नंबर वो होंगे कि जो किसी के टेबल में नहीं आते, ठीक है। आप इससे भी याद रख सकते हो कि वो जितनी टेबल्स आप पढ़ते हो, 2 की, 3 की, 4, 8, 10 जितनी भी पढ़ते हो, उसमें कहीं ना आए, बस खुद की टेबल में आए या तो, और या फिर 1 से डिवाइड हो, ठीक है। जैसे प्राइम नंबर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे 2 है, ठीक है, 2 को आप 1 से डिवाइड कर सकते हो या 2 से डिवाइड कर सकते हो। ना ही ये 5 से होगा, ना ही ये 6 से होगा, ना ही ये 7 से होगा, सभी में पॉइंट आएगा, लेकिन पूरा डिवाइड ये 2 से होगा, ठीक है। इसी तरीके से 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो सकता है? नहीं, 9 तो 3 की टेबल में आता है। 9 प्राइम नंबर तब हो सकता है या तो वो 1 की टेबल में आए, 1 की टेबल में तो 9 आता ही आता है, और या 9 की टेबल में आए तो 9 में आता है। उसके अलावा 3 की टेबल में भी आता है 9, तो फिर 9 तो नहीं होगा। तो जैसे आगे 11 हो गया, 13 हो गया, 13 भी किसी की टेबल में नहीं आता। 15 तो आता है, 15 3 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में भी आता है, तो 15 तो नहीं लिख सकते। 17 हो गया, 19 हो गया, 21 नहीं, 21 भी आता है, 3 की टेबल में आता है, 7 की टेबल में आता है। इसके बाद 23 हो गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। इनको प्राइम नंबर बोल देते हैं कि या तो खुद की टेबल में वो आए और या 1 की टेबल में आए। तो 1 से तो हर एक नंबर डिवाइड होता ही होता है, या खुद से डिवाइड हो, उसके अलावा किसी टेबल में ये वाले नंबर हैं वो नहीं आते हैं बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं कि ये वाले जो नंबर्स होते हैं इनको अपने प्राइम नंबर्स में तोड़ सकते हैं, मतलब इनके मल्टीप्लाई से बनते हैं। जैसे मैं आपके पास लिख दूं 60 लिख दूं, तो 60 को आप किस प्रकार से, कि अगर मैं इसको 2 इंटू 3 इंटू 5 लिखूं, तो 2 इंटू 3 5, सॉरी 2 इंटू 3 इंटू 5 नहीं, गलत लिख दिया मैंने, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ, तो 2 2 3 5 ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। लेकिन इनको जब मल्टीप्लाई करोगे आप, 2 इंटू 2 4, 4 को 3 से किया 12, 12 को 5 से किया 60। तो मतलब आप इस नंबर को प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख सकते हो, और प्राइम नंबर की फॉर्म में भी कैसे, प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। तो इन नंबर्स को बोल देते हैं कंपोजिट नंबर्स, और ये कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई में होंगे। और ये मल्टीप्लाई होगा, इसको अपने इसके क्या बोल देंगे, फैक्टर बोल देंगे, फैक्टर्स, कि ये प्राइम नंबर के क्या हैं, फैक्टर्स हैं आपके पास। समझ आई बात मेरी, कि प्राइम नंबर के ये क्या हैं, फैक्टर हैं। और अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो यही है कि फैक्टर निकालने हैं अपने को। तो मुझे उम्मीद है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर आपको समझ में आ गए होंगे, कि प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई से जो नंबर अपने को मिलते हैं वो कंपोजिट नंबर यहाँ पर होते हैं, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर, मुझे उम्मीद है प्राइम और कंपोजिट आपको समझ में आ गया होगा। तो अब अपने नेक्स्ट चलते हैं उस थ्योरम पर। थ्योरम अपने को क्या बोलती है, पहले इसको मिटा दें, यहाँ पर अपने दोबारा से रफ काम करेंगे। समझ तो आ रहा है ना मेरा पढ़ाया हुआ? कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो देखो क्या है, कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई करते हो, कि कंपोजिट नंबर को आप
प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। ये इसकी स्टेटमेंट है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में कंपोजिट नंबर को अपने कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि दिस फैक्टराइजेशन, मैंने आपको बताया था ना, जो मल्टीप्लाई में होता है वो फैक्टर होते हैं। तो फैक्टराइजेशन क्या होगा, यूनिक होगा। यूनिक मतलब एक ही होगा, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स। ऑर्डर ऑफ फैक्टर पर ये डिपेंड नहीं करेगा। अब देखो फैक्टर क्या होते हैं, और ये जो थ्योरम है आपके पास, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसका क्या मीनिंग है उसको अपने दो एग्जांपल्स से समझते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझना। दो एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लो पहला एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिया हुआ है, एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल कि अपने एक नंबर लेते हैं, वो नंबर है आपके पास 30। ठीक है, तो 30 को फैक्टर बनाने हैं। सबसे पहले आपको, सबसे पहला जो इस चैप्टर का काम है वो है फैक्टर बनाने। तो फैक्टर देखो, फैक्टर इसके बनाने होंगे तो फैक्टर में हमेशा प्राइम नंबर आएंगे। तो प्राइम नंबर आप देखो कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये वाले सारे फैक्टर होते हैं। तो आपको ऐसे लिखना है 30 को, ऐसे लाइन लगा के ना, ऐसे करके, और यहाँ लिख लेना है 30। तो 30 में आपको सबसे पहले देखना सबसे छोटे प्राइम नंबर किसका डिवाइड जाता है इसमें। तो देखो इसमें 2 और 3 दोनों डिवाइड जा रहा है, 5 भी डिवाइड हो जाएगा, मतलब 5 से भी ये 30 डिवाइड हो जाएगा। लेकिन आपको सबसे छोटे से स्टार्ट करना है कि 2 से 30 डिवाइड हो जाता है। जब 2 से 30 डिवाइड होगा तो यहाँ पर इन दोनों के डिवाइड से जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 15 ही आएगा। फिर आपको यहाँ पर ऐसे लाइन लगानी है। अब 15 किससे डिवाइड होगा, 15 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता। उसके बाद आगे चलो 3 से डिवाइड होगा, आप कहोगे सर होता है, 3 के टेबल में आता है 15 कैसे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। तो 3 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 जा, तो वो आ जाता है 15। आपको फिर से लाइन लगानी है। अब 5 में ना तो 2 का डिवाइड जाता है ना 3 का, तो 5 में किसका जाएगा, 5 का जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा 1। तो जब भी आपका फैक्टराइजेशन में 1 आ गया, वहां पर आपको फैक्टर को क्या कर देना है, एंड कर देना है इसका। तो अब यहाँ पर जो 30 है, उस 30 को आप क्या लिख सकते हो, 30 को आप ये लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 5, और इसको अपने क्या बोल देते हैं, 30 के फैक्टर बोल देंगे बच्चों। ये 30 के क्या हैं, फैक्टर हैं। और यही अपना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बताती है कि देखो 30 एक कंपोजिट नंबर था, इसको अपने प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 2 इंटू 3 इंटू 5। अब नेक्स्ट जो एक लाइन थी, लास्ट में एक लाइन लिखी हुई थी कि द फैक्टराइजेशन इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स, कि ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक होता है, मतलब कि आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो और ऑर्डर से फ्री होता है। ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर मैं इसको 3 इंटू 5 इंटू 2 लिख दूं, ऑर्डर चेंज कर दूं, आगे पीछे कर दूं इनको, तो ये फिर भी क्या रहेगा, 30 रहेगा। मैं इसको 5 इंटू 2 इंटू 3 कर दूं, तो भी ये क्या रहेगा, 30 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डर चेंज करने से जो फैक्टर्स हैं वो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो चेंज नहीं होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसको पहले वाले को नोट कर लेना, पॉज करके वीडियो को। एक एग्जांपल अपने और करते हैं, और वो एग्जांपल मैं आपके पास लेता हूँ 600 का अपने फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 600 पहले 2 पे जाएगा तो 300 आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 आ रही है। फिर 2 पे जाएगा तो ये आ जाएगा 150 आ जाएगा जब इसको 2 से डिवाइड करोगे। फिर 2 पर जाएगा तो ये 75 आ जाएगा, हाफ हाफ होता जाएगा। अब 75 देखो 5 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी, लेकिन अपने को छोटे से पहले डिवाइड करना है। तो 3 से जब इसको डिवाइड करोगे, तो 3 को जब डिवाइड करोगे 75 से, तो ये 25 आ जाएगा। अब 25 ना तो 2 से डिवाइड होता है ना 3 से, तो किससे होता है, 5 से डिवाइड होता है। तो 5 से जब 25 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, और 5 खुद किससे डिवाइड होता है, 5 से ही होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1।
तो जो इसके 600 के फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। समझ आई बात आपको? तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 5 इंटू 5 ये इसके फैक्टर बन गए। और इस फैक्टर को एक और फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ, वो फॉर्म ये आपके पास कि 2 की पावर 3। ये पावर आपने इस छोटी क्लासों में पढ़ी होगी कि अगर 3 बार 2 का मल्टीप्लाई है तो इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। फिर 3 की पावर 1 क्योंकि 3 एक बार ही आया, और 5 की पावर 2। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये फॉर्म भी आपको याद रखनी है कि ये फॉर्म कैसे बनती है। तो ये आज था फैक्टराइजेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, बाकी सारे रैशनल इरेशनल नंबर्स के टाइप। तो अगर एक बार में आपको वीडियो ना समझ में आए तो दूसरी बार ये वीडियो आप जरूर देखना मेरे कहने पर, ठीक है? मुझे उम्मीद आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर ज़रूर करूँगा। और अगर मान लो कमेंट में डायरेक्ट डाउट नहीं क्लियर हुआ तो वीडियो में कर दूँगा, एक अलग से वीडियो बना के कर दूँगा। आपके डाउट लेता रहूँगा और एक डाउट पर वीडियो बनाकर कर दूँगा। तो आपको ये वाली चीज़ याद रखनी है अब, क्योंकि आगे जो अपना टॉपिक आएगा वो एलसीएम और एचसीएफ आएगा, और उसमें ये वाली जो पावर वाला खेल है ये यहाँ पर बहुत काम आएगा। तो आपको याद रखना है फैक्टर कैसे करने हैं। एक आपको होमवर्क दे देता हूँ मैं कि आपको एक तो जैसे मान लो कि आपके पास 72, ठीक है? इसके फैक्टर्स आप निकालना, 72 के फैक्टर्स, और साथ में 720, इन दोनों के 720 और 72, ये दोनों आपके होमवर्क हैं। इस होमवर्क को आप करना और इसके फैक्टर्स निकाल के देखना कि क्या बनते हैं, और उसको पावर में भी कन्वर्ट करना कि पावर में ये कैसे काम आते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, और अगर आई समझ में तो इसको ज़रूर आगे शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।